वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी जो यूनिट फर्स्ट है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्लेटो, अरस्तु और संत थॉमस एक्विनास का वर्णन किया गया है। जो प्रथम यूनिट है इसमें हम एंशिएंट जो विचारक हैं, जो हमारे एंशिएंट दार्शनिक हैं, या हम यूँ कहें कि ग्रीक पॉलिटिकल थॉट का अध्ययन इसके द्वारा किया जा रहा है। और ग्रीक पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों का नाम उल्लेखनीय है। और जब हम एंशिएंट के बाद मिडाइवल थॉट की तरफ आते हैं तब देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु दोनों के ही राजनीतिक दर्शन को मध्यकाल में अन्य विचारकों के द्वारा उनका समर्थन किया गया है। जैसे कि प्लेटो के विचार जो हैं मध्यकाल में आकर संत ऑगस्टाइन ने ग्रहण किए, और अरस्तु के जो राजनीति दर्शन है उसको संत थॉमस एक्विनास ने मध्यकाल में आकर ग्रहण किया। इसलिए जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है इसके अंतर्गत हमारा जो दूसरा विचारक है अरस्तु, अरिस्टोटल का हम अध्ययन कर रहे हैं कि उसका जन्म जो इंट्रोडक्शन था कि 384 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। जो मैक्सी है, मैक्सी कहता है अरस्तु के बारे में कि अरस्तु जो है वह राजनीति विज्ञान का जनक है, या मैक्सी का मानना है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। इसलिए और स्वयं अरस्तु भी राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानता है। इसलिए राजनीति दर्शन में अरस्तु का अध्ययन करना एक, हम यूँ कहें कि बहुत ही महत्व का है, और इसे अच्छी तरह अगर हम समझ लें तो राजनीति विज्ञान का न केवल दर्शन जबकि संपूर्ण राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए हमारे लिए उपयोगी है। जैसा कि इसके परिचय मैंने आपको बताया था कि अरस्तु गुरु, यूनान की प्रसिद्ध गुरु शिष्य जो परंपरा है उस परंपरा का तृतीय सोपान है। सुकरात है, प्लेटो है, उसके बाद अरस्तु है। इसलिए इसका अध्ययन करना अपने आप में हमारे लिए बहुत ही रोचक है। अब कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक, अरस्तु जिसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान का, कि ये सारी चीज़ें, जो सारे जो अलंकार हैं जो मैं कह रहा हूँ, ये हमारे राजनीति विज्ञान के अरस्तु के साथ जुड़े हुए हैं। अब कि अरस्तु का सबसे महत्वपूर्ण रचना, कि अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण रचना है पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान पे लिखा गया सर्वकालिक श्रेष्ठ ग्रंथ, और पॉलिटिक्स के द्वारा ही अरस्तु की राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में दूर दूर तक ख्याति हुई। अब जो पॉलिटिक्स है इसमें अरस्तु ने न केवल राजनीति का वर्णन किया बल्कि उस समय तत्कालीन समय में जो यूनान की समस्त सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी उन सब का इसके अंदर अध्ययन उसने प्रस्तुत किया कि एक राज्य को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। वह उसने अपने ग्रंथ द पॉलिटिक्स में उसका वर्णन किया कि बहुत ही वृहद और विस्तृत ग्रंथ, जिससे अरस्तु को ख्याति प्राप्त हुई। अब जब कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं कि जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं और अरस्तु की अध्ययन पद्धति, कि दो प्रकार की प्राचीन समय में यूनान में अध्ययन पद्धतियाँ थी, कि एक तो जो थी कि निगमनात्मक अध्ययन पद्धति और दूसरी थी आगमनात्मक अध्ययन पद्धति। जो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी प्लेटो के द्वारा ग्रहण की, और वह जो थी आधारित थी कि फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, कि एक किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर अध्ययन करना। और प्लेटो का विशिष्ट उद्देश्य क्या था? आदर्श राज्य की स्थापना करना। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं प्लेटो के शिष्य अरस्तु की, तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक थी, जिसे हम वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। और इस आगमनात्मक अध्ययन पद्धति में
उसने तुलनात्मक रूप से विश्व के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात अपने जो पॉलिटिक्स ग्रंथ की रचना की। और इस दौरान हम ये मानते हैं कि अरस्तु का जो दृष्टिकोण था वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। और वैज्ञानिक इस कारण था कि उसने अपने जो बाल्यकाल में या अपने प्रारंभिक जीवन में चिकित्सकीय वातावरण देखा कि उसकी अध्ययन पद्धति में अरस्तु के में कि यथार्थवाद, अनुभववाद या उद्देश्यवाद या टेलियोलॉजिकल कि प्रत्येक जो वस्तु है वह विकास के क्रम में है और उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। एक विश्लेषणात्मक कि उसने प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसलिए जब गुरु शिष्य परंपरा की हम बात करते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा में प्लेटो से अरस्तु भिन्न है कि प्लेटो एक महान हम दार्शनिक मानते हैं, एक उसे महान कवि हम मान सकते हैं, महान साहित्यकार हम मान सकते हैं। लेकिन अरस्तु जो है वह जो राजनीति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, कि वह अनुभववाद के आधार पर, यथार्थवाद के आधार पर अपना अध्ययन प्रस्तुत करता है और प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है, ऐसा उसकी सोच है। इसलिए जो भी निष्कर्ष अरस्तु निकालता है वह वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। इसलिए जैसे प्लेटो राजनीति शास्त्र को या राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र का ही अंग मानता है क्योंकि वह कल्पनावादी है, आदर्शवादी है। वह जबकि अरस्तु राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहता है कि इसने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग किया। इसलिए जब हम प्लेटो और अरस्तु की दोनों की तुलना करते हैं तो प्लेटो हालांकि अरस्तु का गुरु रहा है, लेकिन अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति रही है वह ज़्यादा यथार्थवादी रही है, ज़्यादा वैज्ञानिक रही है। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का हम जनक कहकर संबोधित करते हैं और इसका जो ग्रंथ द पॉलिटिक्स है उसमें इसका वर्णन किया गया है। इसलिए जब इसके जीवन परिचय में, अरस्तु की अध्ययन पद्धति में, इसकी प्रमुख रचनाओं में या इसके अध्ययन करने की कला के रूप में हम देख कर चलते हैं कि वह अनेक प्रकार से भिन्न है। अरस्तु के जो प्रमुख जब राजनीति विचारों की हम बात करेंगे कि अरस्तु के हम कौन कौन से क्वेश्चन जैसे डिस्कस करें कि अरस्तु के एक यथार्थवादी चिंतक है, स्पष्ट कीजिए। अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण है, अरस्तु का क्रांति है, अरस्तु का नागरिकता और दासता संबंधी विचार हैं कि अरस्तु ने राज्य से संबंधित, मानव से संबंधित प्रत्येक जो व्यवस्था है उसका अध्ययन उसने प्रस्तुत किया है। इसलिए अरस्तु क्या है कि एक समग्र रूप से इसका अगर हम एक विश्लेषण करें कि इसका एक स्केच अगर हम खींचें कि अरस्तु एक प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, इसके साथ साथ वह यथार्थवादी चिंतक, इसके साथ साथ वह जो अरस्तु ने बल दिया है वैज्ञानिकता पर। और अध्ययन पद्धति की जब हम बात करें कि वह अरस्तु अध्ययन पद्धति के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, 158 देशों के संविधानों का टेलियोलॉजिकल अध्ययन प्रस्तुत किया है, आगमनात्मक विधि को उसने अपनाया है। और जब इसके द ग्रंथ पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं कि ग्रंथ पॉलिटिक्स का आरंभ ही इससे करता है कि निरीक्षण से हमें पता चलता है। और यद्यपि इन दोनों के, प्लेटो और अरस्तु के अध्ययन में जब अंतर की हम बात करते हैं कि ज़्यादा वैज्ञानिक सोच अरस्तु की रही है, तो अरस्तु के साथ जो स्थितियां थी वह इसके अनुकूल थी कि सिकंदर ने अरस्तु को प्रत्येक प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवा रखी थी। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1000 जो दास थे वो अरस्तु के पास थे, जो विश्व के कोने कोने से जिस भी वस्तु की आवश्यकता होती वह एकत्रित करके अरस्तु को ये ला कर देते थे, जिससे कि अरस्तु का अध्ययन करना थोड़ा सुगम हो रहा था। लेकिन जैसा कि प्रत्येक या लगभग प्राचीन समय में राजनीतिक दार्शनिकों के साथ रहा है कि अंतिम समय में जाकर इनको काफ़ी कष्ट सहने पड़े थे और उस जिससे कि जो राज सत्ता है वह भी
इनसे भयभीत, इनसे क्रुद्ध हो गई थी और ऐसे लोग सत्ता में आ गए थे जिन्होंने सुकरात को भी विष पीने पर मजबूर कर दिया था। तब अरस्तु ने भी ये यूनान छोड़कर ये चला गया था और इसने कहा था कि वह एथेंस के नागरिकों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध करने की सज़ा नहीं दिलवानी चाहेगा और वह स्वयं ही विषम परिस्थितियों में इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन राजनीति विज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक जो देन है वह अरस्तु की है और इसलिए है कि इसका स्वयं की सोच जो है वह अनुभववाद, यथार्थवाद और वैज्ञानिकता पर आधारित रही है। इसलिए अगर हम अरस्तु का अध्ययन करें तो उसमें अरस्तु का जैसे जीवन परिचय है, अरस्तु की प्रमुख रचनाएं हैं, अरस्तु के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव हैं, अरस्तु की अध्ययन पद्धति है और अरस्तु इससे कैसे प्लेटो से डिफरेंट है या अरस्तु एक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में कैसे हमारे सामने आता है। इन चीज़ों का हमने अध्ययन कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम अरस्तु से संबंधित विभिन्न जो क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक्स।